तो आपको भी ये सुन के एकदम लग रहा होगा कि ये तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एकदम इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि कोई कैसे बायो का 90 सवाल 25 मिनट में बना सकता है। बट रुको, वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है और इसको आप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बस एक वीडियो नहीं है, आपको मैं अपने 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, कैसे मैंने अपने बायो में एकदम स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाया था। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और मैंने स्टार्ट किया है एक सीरीज जिसका नाम है मास्टर मॉक टेस्ट, और इसका एम है कि आपके टेस्ट के लो मार्क्स को हाई मार्क्स कन्वर्ट करना। मैंने इसका ऑलरेडी एपिसोड 1, 2 एंड 3 अपलोड कर चुका हूं, तो एक बार उसे आप देखना, इससे बहुत हेल्प होगा आपका। और आज है हमारा एपिसोड 4, जहां हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी के 90 सवाल को आप कैसे बना सकते हैं 25 मिनट में। क्योंकि सुनो, अगर हम बायो में अगर कम टाइम लगाते हैं, उसके बाद ही ना हमारे पास वक्त बचेगा ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के टफ सवाल को बना सकें। तो इसीलिए हमें बायो में स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के बाद देखना आपको समझ में आएगा कैसे आप भी अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं बायो में। तो मैं ना आपको वीडियो को ना 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला होगा हमारा नॉलेज, कि हमें नॉलेज कैसे गेन करना है, एंड सेकंड है कि उस नॉलेज को पेपर में कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। देखो, सवाल आना एनसीईआरटी से ही है, लेकिन इसके बावजूद इसे बार बार पढ़ने के बाद भी जब टेस्ट में सवाल आते हैं तो हमसे सवाल गलती हो जाते हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम एनसीईआरटी का 100% आउटपुट निकाल सकें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं खुद यूज करता था और इसे मोस्टली हर टॉपर यूज करते हैं। वो है कि कभी भी एनसीईआरटी को एज ए स्टूडेंट मत पढ़ो, ऑलवेज रीड एनसीईआरटी एज ए एग्जामिनर। इसका मतलब ये है ना कि जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना एज ए स्टूडेंट, तो तुम्हें उसकी लाइंस दिखती है कि हाँ ये लाइंस है, ये एग्जांपल्स है, ये डाटा है। लेकिन जब एक एग्जामिनर पढ़ता है ना, तो उसे वहां से पोटेंशियल क्वेश्चंस दिखते हैं कि हाँ इस लाइन से ये सवाल बन सकता है, इस एग्जांपल से ये सवाल बन सकता है, और यहाँ से बच्चा फंस सकता है। तो तुम्हें इसे कैसे यूज करना है, तुम जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तुम्हें हर लाइन में तुम्हें फ्रेम करना है कि क्या यहाँ से सवाल आएगा तो क्या हम फंस सकते हैं। तुम्हें ना हर लाइन में तुम्हें देखना है कि क्या यहाँ से अगर कोई टफ सवाल पूछेगा तो क्या हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और तुम्हें उसको साइड में लिख लेना है, उसको याद करना है, या फिर उसे स्टार मार्क करना है, ताकि तुम्हें पता हो कि उस चैप्टर में कौन कौन से टफ चीजें हैं जहां तुम फंस सकते हो। अब मैं तुम्हें ना इसका एक प्रैक्टिकल तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरे पास ना एक एलन का टेस्ट पेपर है। तो यहाँ पे ना एक मतलब टफ सवाल आया एग्जाम में, ठीक। तो उस सवाल में क्या था ना कि मतलब उसके लिए एक तो वक्त लगता है आपको सोचने में, और बहुत से बच्चे शायद इस सवाल को गलती भी कर देते हैं। एक बार आप इस सवाल को देखो, वीडियो को पॉज करके। अब मैं बताता हूँ कि ये सवाल मैंने देखते ही कैसे कैसे सही कर दिया। तो जब मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी ना इस सेम चैप्टर को, तो उस टाइम ना हमको ये चीज दिख गया था मेरे एनसीईआरटी में कि हाँ यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है मेरे एनसीईआरटी में, और यहाँ हम फंस सकते हैं। तो हम ना उसी वक्त उस चीज को साइड में लिख लिख चुके थे। तो लिख चुके थे क्योंकि हमको था पता है कि हाँ यहाँ से अगर सवाल आएगा तो यहाँ हम फंस सकते हैं, बाकी कहीं से आएगा तो नहीं फंसेंगे हम, और उसको वहां लिख लिए थे। और जब हम आज ये सवाल देखे ना, ये सवाल हमसे देखते ही बन गया। जो सवाल को एक बच्चा शायद 1 मिनट में सॉल्व करता, पढ़ता, समझता, उसको हम देखते ही बना दिए। तो ऐसे हमारा वक्त बचता है। तो तुम भी ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ो, एज अ एग्जामिनर पढ़ो, और उसके हर जगह से क्वेश्चंस फ्रेम करो, और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये आता है ना कि पेपर में ना 2 टाइप के सवाल आते हैं जहां हमें बहुत वक्त लगता है। पहला होते हैं जहां होते हैं स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा होता है जहां होता है असर्शन एंड रीजन। तो स्टेटमेंट वाले सवाल में क्या होता है ना कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, यहाँ पे इज एम आर ए में, या फिर कोई डाटा जो वहाँ पे चेंज कर देता है। तो उसको उसको पता है कैसे इंप्रूव करना है। उसका बेस्ट वे है ना कि हमें एनसीईआरटी की लाइंस को ना बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम मुझे बोलोगे कि भैया फिर तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, और इसको यूज करके लोग एमबीबीएस के मोटे मोटे बुक्स को पढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। तो करना क्या है ना कि देखो, मेरे पास एक एनसीईआरटी है, और मैंने ना एक व्हाइट शीट ले लिया। अब हम क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी को जो है ना लाइंस, इन लाइन को ऐसे ढक देंगे, ठीक ना। और फिर इसको हल्का सा बढ़ाएंगे और तेज तेज पढ़ते जाएंगे, तेज तेज पढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा ब्रेन बहुत फोकस कर पाएगा, उसको बस एक लाइन दिख रहा होगा। और ऐसे करके ना तुम अगर पढ़ते हो ना, तो तुम बहुत जल्दी, तुम आधे घंटे में तुम एक चैप्टर तुम पढ़ लोगे। सोच रहे हो, तुम आधे घंटे में बायोलॉजी का एक चैप्टर तुम पढ़ लोगे। तो बस सिंपली इसको पेज रखो और ऐसे पढ़ते जाओ, हल्का सा खिसकाओ खिसकाओ और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा रीडिंग स्पीड तुम्हारा बढ़ जाएगा, और तुम चीजों को बहुत तेज पढ़ सकोगे। और पढ़ने से क्या होगा ना कि तुम्हें वो जो होगे ना इतना स्टेटमेंट्स तुम्हारे मन में गथ जाएंगे। तो तुम जैसे ही कोई पढ़ोगे ना स्टेटमेंट, तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग है, और तुम्हें पता होगा कि हाँ ये तो स्टेटमेंट गलत है अपना। सेकंड आता है ना हमारा सवाल जहाँ दिए होते हैं असर्शन एंड रीजन। तो वहां ना सबसे पता है दिक्कत क्या होता है, वहां दिक्कत होता है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। तो मेरे पास ना उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम ना असर्शन को पहले अपने एक हाथ से ढक दो,
जो उसका रीजन दिया है उसे ढक दो और सिर्फ असर्शन को पढ़ो और मन में सोचो कि इसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है एज पर योर एनसीईआरटी जो तुमने आज तक पढ़ा है। और फिर तुम हाथ को हटा के मैच करो कि क्या जो तुमने सोचा है वही उसका रीजन है। अगर वो 70-80% भी मैच कर रहा है तो देन रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, ऐसे करना और तुम्हारा सवाल 99% चांस है कि तुम्हारा सवाल बन जाएगा। देखो एक ना बहुत सस्ता ट्रिक है जो कि कभी कभी काम आ जाता है, वो ये है ना कि अगर तुम्हें कभी समझ में नहीं आ रहा है कि असर्शन रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पे तुमने ये कर सकते हो कि ऐसा बहुत बार होता है कि मानो एनसीईआरटी में कोई एक लाइन लिखा है और उसके जस्ट बाद कोई लाइन लिखा है ना, तो वो उसका रीजन होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों लाइन ऊपर नीचे लिखा हुआ है या फिर आसपास वाला है, तो तुम एज तुक्का मार सकते हो, लेकिन हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन खराब केस में तुम इसको यूज कर सकते हो। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है ना कि इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी में डाटा है या फिर कोई कोई मतलब साइंटिस्ट का नाम दिया है, बहुत बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज करते हैं पेपर में कि हाँ ये है कि नहीं है, ये एग्जांपल था नहीं था, ये ईयर था नहीं था, तो फिर वहाँ हमारा बहुत सारा वक्त कभी कभी वेस्ट हो जाता है। तो उसका बेस्ट वे या तो सारे एग्जांपल्स को एक वाइट पेज में लिख लो और उसको बार बार याद करो, या फिर एनसीईआरटी में ही कोई बगल में लिख लो सारे एग्जांपल्स डाटा, या फिर कोई वाइट पेज लगा लो। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत कम वक्त लगेगा उसको देखने में और आपका देखते ही सवाल बन जाएगा और वहाँ हमारा बहुत सारा वक्त बचने वाला है। हमारा फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चन यूजिंग अ टाइमर। अब देखो टाइमर का इंपॉर्टेंस क्या है ना कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल वेपन है, लेकिन हमको इसे यूज करने आना चाहिए। हम जब भी अपने ब्रेन को प्रेशर में डालते हैं ना, तो ये कोशिश करता है और भी अच्छा परफॉर्म करने का। और मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। जब हमको था ना कि मुझे भी बायोलॉजी में अपना स्पीड बढ़ाना है, तो हम क्या किए ना कि अगर मुझे 90 सवाल बनाना है ना, तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया 20 मिनट का। अब देखो 20 मिनट में तो मेरे सवाल नहीं बनते थे, लेकिन वो 30 मिनट में बने, 35 मिनट में बने। तो इससे क्या होना कि मेरा टाइम कम होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे हम अपने 25-30 मिनट के रेंज को हिट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेरे ब्रेन का ना अब ना रीडिंग स्पीड बढ़ गया था। हमको सवाल देखते ही समझ में आता था कि हाँ यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपका टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपके ब्रेन का जो अभी जो हैबिट बना हुआ है कि आराम आराम से हर चीज को स्कैन करना पढ़ना, वो आपका टाइमर के साथ ही ब्रेक होगा और फिर जाके आपका एक नया स्पीड अनलॉक होगा। तो हमेशा जब भी बायोलॉजी में बनाओ सवाल, तो टाइमर के साथ सवाल बनाओ, कभी भी आलस मत करना कि आराम आराम से बना रहे हैं। ठीक। जो पांचवा है ना, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है ना कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन 4। कभी भी आपको जब 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो कोशिश करना कि तुम लास्ट ऑप्शन से ही तुम आंसर को खोजना स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आंसर लास्ट के 3rd-4 ऑप्शन में ही होता है, लास्ट का 3rd-4 ऑप्शन में ही कोई ना कोई गलती होता है। तो ये चीज हमको बहुत हेल्प करता था, तुम भी करके देख सकते हो। हमारा जो छठा एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एज मच एज क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करना है। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करना है, तुम्हें अच्छे सवाल लगाने हैं। और अगर तुम मुझसे पूछते हो कि अच्छे सवाल का सोर्स क्या है, तो वो है कोचिंग के टेस्ट पेपर्स। तुम्हारे आसपास जो भी कोचिंग हो, जो भी तुम्हारे पास पेपर आते हो कोचिंग के, तुम उनके बायोलॉजी के सवाल लगाओ, क्योंकि मॉड्यूल्स में उतने अच्छे सवाल नहीं होते हैं जो कि एक कोचिंग में टेस्ट पेपर में पूछता है। सेकेंड थिंग इसमें ये होता है ना कि बायोलॉजी मिस्टेक नोटबुक, जो कि मुझे लगता है कि ये कोई ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अगर मैंने कभी सवाल गलती हो गया ना, तो मैं उनको प्रॉपरली यहाँ पे लिखता था। और तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने अपने पूरे क्लास 11-12 के एनसीईआरटी को, अपने सारे वीक पार्ट को ना यहाँ पर पूरा लिख लिया था 15-20 पन्ना में। अब ना मेरा हर एक वीक पॉइंट स्ट्रांग हो चुका था, तो मेरे लिए कोई सवाल था ही नहीं कि हमको नहीं आता है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ भूल रहे हैं। तो तुम भी एक मिस्टेक नोटबुक याद से बनाओ और उसको रोज बार बार पढ़ो, ठीक ना। उसके बाद देखना कि तुम्हारा बायोलॉजी कैसे स्ट्रांग हो जाता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना, और जो 7वां पॉइंट है, वो ये है कि एनसीईआरटी डिस्कशन। अब ये क्या होता है ना कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम कोई एनसीईआरटी का तुम कोई चैप्टर फिक्स कर लो, अपने किसी दोस्त को खोजो और बोलो कि हम तुम ना एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आपस में, और तुम लोग ना हर लाइन से एकदम यूनिक यूनिक सवाल फ्रेम करो कि हाँ यहाँ पे ये फंस सकता है, यहाँ पे इसको हम घुमा सकते हैं। तो ये चीज हम और मेरा दोस्त बहुत किए थे यार, इससे हम लोग का बायो बहुत इंप्रूव हो गया था। हम लोग के बायो को ना एकदम डेप्थ में समझ गए थे कि हाँ किसी भी लाइन का 3-4 मतलब क्या क्या हो सकता है। एक तुम्हारे लिए एक ऑप्शनल टिप है जो कि मैं बहुत यूज करता था। मानो तुमसे ना पेपर में कोई सवाल गलती हो गया बायोलॉजी का, जो कि सबसे होता है, नॉर्मल है।
तो तुम क्या करते हो ना, बस तुम देखते हो कि सही ऑप्शन कौन सा है और तुम बस उसे ही खोजते हो कि हाँ सही ऑप्शन कौन सा है। बट जो बाकी के 3 ऑप्शन होते हैं तो उसे ध्यान नहीं देते हो। तो तुम ना बाकी के जो है ना 3 ऑप्शन को देखो कि ये तीनों ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हुए और इसमें क्या था कि ये तीनों ऑप्शन गलत थे। तो इससे क्या होगा ना कि तुम एक सवाल से तुम 4 सवाल फ्रेम करोगे, यानी तुमको बहुत हेल्प करेगा। तो एनालिसिस एनालिसिस तुम जब भी करना ना, तुम इस चीज़ को ऐड कर लेना कि तुम्हें बायोलॉजी के ना हर ऑप्शन को भी देखना है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, सही है तो सही सही क्यों है। तो अभी तक मैंने आपसे जो भी पॉइंट शेयर किए हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप ऑलरेडी बायो में बहुत होशियार हो चुके होगे। लेकिन हमें क्या करना है ना, अपने इस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। मॉक टेस्ट में क्या करना है, तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी के तुम्हें सवाल लगाने हैं, जहां से भी तुम्हें पेपर मिल जाए, एलन, आकाश का, किसी कोचिंग का ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ डाउनलोड करो, बायोलॉजी के सिर्फ 90 सवाल को खोजो और टाइमर लगाओ और वो 90 सवाल बनाओ। बनाने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करो और उसको एक मिस्टेक कॉपी में लिखो एंड इस चीज़ों को फिर से रिपीट करो। वक्त के साथ तुम देखोगे कि एक तो तुम्हारी गलतियां कम हो गई है, तुम्हारा रीडिंग स्पीड बढ़ गया है, तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ गया है और तुम्हारे ब्रेन का जो बोलते नहीं पावर की गलती स्कैन करने वाला, वो तुम्हारा बहुत बढ़ गया। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक तो टाइम अब कम लग रहा होगा और तुम्हारे मार्क्स भी हाई हो रहे होंगे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मानो तुम्हें बायोलॉजी के 90 सवाल बनाने हैं, तो पहले तुम क्या करो ना, फर्स्ट राउंड में या फिर फर्स्ट गो में जो भी सवाल तुमसे दिखते ही बन जाते हैं, लाइक कोई एग्जाम्पल हो, कोई इजी सा स्टेटमेंट दिया हो जो तुम्हें पता हो कि हाँ ये गलत है, ये ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, फर्स्ट राउंड में तुम सब वैसे सवाल को तुम बना लो। उसके बाद राउंड 2 में जो भी तुम्हें लगता हो कि हाँ कोई टफ हो या फिर कोई मॉडरेट हो, तुम उन्हें बनाओ। ऐसे करके तुम देखोगे कि तुम्हारा बहुत वक्त बचेगा और ऐसे ही बायो के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, पहले सारे आसान सवाल फिर सारे टफ सवाल, और इससे तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा और तुम बहुत कम वक्त में बायो को बना पाओगे। तो अभी तक मैंने आपसे जो भी पॉइंट शेयर किए हैं, एक बार उसको फॉलो करके देखो एंड ट्रस्ट मी, 2-3 हफ्ते के बाद ही आपको लगेगा कि बायो में आपका टाइम कम लग रहा है एंड आपका एक्यूरेसी बढ़ गया है, अब आपसे कोई सवाल गलत नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैंने खुद फॉलो किया था और मेरे मार्क्स बढ़े थे, मेरा स्पीड बढ़ गया था, तो आपका भी बढ़ सकता है। बस एक बार इसको करके देखो, मुझे कमेंट्स में बताओ लिख के कि हाँ भैया मैं इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े कुछ दिनों बाद। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। तुम्हारा एक सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगता है मुझे, और तुम वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, क्या पता उनका भी हेल्प हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।